एवरीवन, मेरा नाम है मोहिनी। स्वागत है आपका एनबीटी स्वास्थ्य चर्चा में। आज का सेगमेंट हमारा काफी स्पेशल होने वाला है क्योंकि हम बात करेंगे ब्रेन ट्यूमर के बारे में। और इस मौके पर हमारे साथ 2 सीनियर डॉक्टर्स जुड़े हैं, जिसमें सबसे पहले डॉक्टर हैं डॉक्टर कमल वर्मा, डायरेक्टर ऑफ न्यूरोसर्जरी, फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल। दूसरे सीनियर डॉक्टर हैं डॉक्टर नितिन कुमार सेठी, न्यूरोलॉजी एंड क्लिनिकल न्यूरो साइकोलॉजी, चेयरपर्सन ऑफ RI Institute of Neurosciences. So, Doctor, welcome to NBT. So, Dr. कमल वर्मा, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपके साथ है। ब्रेन ट्यूमर क्या होता है और ये क्या हमेशा कैंसरस होता है? देखिए, ब्रेन ट्यूमर एक ऐसी बीमारी का नाम है जिसको सुनते ही लोगों को ऐसा लगता है कि उनको डेथ सेंटेंस दे दिया गया है। ये परिवार और मरीज दोनों के लिए बहुत ही डराने वाला एक टर्म है, लेकिन इतना घबराने की जरूरत नहीं होती। किसी भी शरीर में कहीं भी जैसे ट्यूमर होते हैं, उसी तरह से ब्रेन ट्यूमर का मतलब होता है एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स। हमारे शरीर में कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होते हैं, जब उनका एबनॉर्मल ग्रोथ होता है तो उसको हम ट्यूमर बोलते हैं। जब ये ट्यूमर ब्रेन में आता है तो इसको ब्रेन ट्यूमर बोला जाता है। जरूरी नहीं है कि ब्रेन ट्यूमर कैंसरस हो। अन्य ट्यूमर्स की तरह से ब्रेन ट्यूमर भी कैंसर और नॉन कैंसरस दोनों प्रकार के हो सकते हैं। डॉक्टर डॉक्टर, इसी के साथ मेरा सवाल है कि 2 तरीके के ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं, मैलिग्नेंट और बिनाइन। इन दोनों ट्यूमर्स में क्या फर्क होता है? देखिए, ब्रेन ट्यूमर मूलतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं बिनाइन ब्रेन ट्यूमर्स, एक होते हैं मैलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर्स। बिनाइन ब्रेन ट्यूमर्स उस तरह के ट्यूमर होते हैं जिनका ग्रोथ कंट्रोल्ड ओवर ग्रोथ होता है। वो अपनी जगह से गांठ की तरह से बनते हैं, लेकिन वो अनकंट्रोल्ड हैं। वो अपनी जगह से दूसरी जगह पर मेटास्टेसाइज नहीं करते हैं। वो अपना एक स्थान छोड़कर और किसी पार्ट में नहीं फैल सकते हैं। जबकि जो मैलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर होता है, मैलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर का मतलब होता है कंप्लीटली अनकंट्रोल्ड ग्रोथ और बहुत तेजी से ग्रो करना, आसपास के नॉर्मल ब्रेन टिश्यू में भी अपनी जड़ें फैला देना और उनको खा जाना, और अपनी जगह से निकल करके दूसरे पार्ट ऑफ द ब्रेन या दूसरे पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में भी जाकर के फैल जाना, उसको हम बोलते हैं मैलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर। तो ये 2 ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं। इनके नेचुरल कोर्स और जो इनकी रेट ऑफ ग्रोथ होती है वो आपस में थोड़ा सा डिफरेंट होती है। मैलिग्नेंट या कैंसरस ब्रेन ट्यूमर तेजी से ग्रो करते हैं और उनका जल्द से जल्द इलाज करना बहुत जरूरी होता है। जी डॉक्टर, थैंक यू। डॉक्टर नितिन, आपसे मेरा दूसरा सवाल है। जैसे कि हम सुनते हैं एडल्ट्स और बच्चों में ब्रेन ट्यूमर काफी ज्यादा कॉमन है, तो उसके साइंस क्या हैं और सिम्टम्स मेनली क्या होते हैं जिससे पहचाना जा सकता है कि बच्चों और एडल्ट्स में ब्रेन ट्यूमर है? मोहिनी, थैंक यू। देखिए, व्हेन यू टॉक, जब आप सिम्टम्स और ब्रेन ट्यूमर की बात करते हैं, कभी कभी ब्रेन ट्यूमर से कोई सिम्टम्स नहीं होते। आप ट्यूमर धीरे धीरे बढ़ रहा होता है, आप तो सिम्टम्स नहीं होते। पर एट एक पॉइंट आता है जब ट्यूमर बड़ा साइज का हो जाता है, एंड व्हेन वो बड़े साइज का हो जाता है, वो सराउंडिंग जो ब्रेन टिश्यू है उस पर दबाव पड़ता है, एंड उसी के कारण यूजुअली सिम्टम्स होते हैं। सो कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं? हेडेक, सिर दर्द इज़ अ वेरी कॉमन सिम्टम। पर मैं एम्फसाइज करना चाहता हूँ, हर हेडेक, हर सिर दर्द ब्रेन ट्यूमर का लक्षण नहीं होता। काफ़ी पीपल घबरा जाते हैं कि मुझे सिर दर्द हो रहा है, मुझे ब्रेन ट्यूमर है। मेजॉरिटी ऑफ जो हेडेक्स होते हैं वो ब्रेन ट्यूमर के कारण नहीं होते। जैसे आप कई लोगों को माइग्रेन होता है, दैट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ ब्रेन ट्यूमर। पर जब सिर दर्द होता है, दैट इज़ वन कॉमन सिम्टम होता है ब्रेन ट्यूमर का। अच्छा, दूसरे सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे ब्रेन ट्यूमर बढ़ रहा है तो सराउंडिंग टिश्यू पर दबाव आता है। सो फॉर एग्जांपल, पेशेंट तो एक साइड में वीकनेस आ रही है, आर्म में वीकनेस आई, टांग में वीकनेस आई, या अदर स्पीच सेंटर पर दबाव पड़ रहा है तो स्पीच में प्रॉब्लम आ रही है। कभी कभी मोर सिम्टम जैसे होते हैं कि भाई मेमोरी में प्रॉब्लम आ रही है, बिहेवियर चेंज हो रहा है, विजन में प्रॉब्लम आ रही है। सो ब्रेन ट्यूमर के सिम्टम्स बड़े वेरिड हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन एक लोकेशन क्या है ब्रेन ट्यूमर की ब्रेन में, और दूसरा उसकी कितनी ग्रोथ कितनी है, कितना बढ़ रहा है। आपने एक क्वेश्चन पूछा चिल्ड्रन में एक चीज़ होती है, बच्चे स्पेशली यंग एज में वो अपने सिम्टम्स एक्सप्रेस नहीं कर सकते। सो लॉट ऑफ टाइम जो छोटे बच्चे होते हैं वो नहीं बोल सकते मुझे सिर दर्द हो रहा है। सो बच्चों में ब्रेन ट्यूमर कभी कभी डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट बाय एंड लार्ज जो सिम्टम्स होते हैं वो यही होते हैं। हेडेक, एक साइड वीकनेस हो, स्पीच में प्रॉब्लम आ रही है, विजन में प्रॉब्लम आ रही है, बिहेवियरल चेंजेस आ रहे हैं, दोज आर द कॉमन सिम्टम्स ऑफ ब्रेन ट्यूमर। थैंक यू डॉक्टर नितिन। डॉक्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रेन ट्यूमर्स किन वजहों से होता है?
देखिए, आमतौर पर ब्रेन ट्यूमर के कोई पर्टिकुलर अवॉइडेबल रीजंस नहीं होते हैं। कभी कभी कुछ ब्रेन ट्यूमर्स देखा गया है कि फीमेल्स में ज्यादा कॉमन होते हैं, कुछ ट्यूमर्स मेल्स में ज्यादा कॉमन होते हैं। मगर अगर हम रीजंस की बात करें तो एज रिलेटेड जैसे जैसे हमारी ग्रोथ होती है तो हमारी उम्र के हिसाब से कुछ ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं। देयर आर सर्टेन ब्रेन ट्यूमर्स जो बचपन में बहुत कॉमन होते हैं बच्चों में। कुछ ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं जो बुजुर्गों में आकर के ज्यादा कॉमनली देखने को मिलते हैं। रीजंस की अगर बात करूं तो रेडिएशन एक्सपोजर एक बड़ा रीजन है जिनसे ट्यूमर डेवलप हो सकता है। स्मोकिंग एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है ब्रेन ट्यूमर्स के लिए, किसी भी तरह के ट्यूमर्स के लिए। जेनेटिक कॉजेज बहुत से होते हैं, कुछ ट्यूमर्स होते हैं जो फैमिलीज में रन करते हैं। तो अदरवाइज कोई ऐसे एनवायरनमेंट में या हमारे खान पान के लहजे में कोई ऐसी तब्दीली आ जाए जिससे ब्रेन ट्यूमर हो जाए, वो यूजुअली देखने को नहीं मिला है। एक और भ्रम है जिसका अभी तक कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। लोग ऐसा समझते हैं कि बहुत ज्यादा मोबाइल फोन यूज करने से शायद ब्रेन ट्यूमर होता है, पर अभी तक साइंस में ऐसा कोई हमको एविडेंस नहीं मिला है कि मोबाइल फोन या कोई इस तरह के गैजेट्स या ईयरफोन यूज करने से ब्रेन ट्यूमर होता हो। थैंक यू डॉक्टर कमल। तो डॉक्टर, एक सवाल ये है कि ब्रेन ट्यूमर ज्यादातर बच्चों में देखा जाता है, तो इसके ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? मोहिनी, जैसे डॉक्टर वर्मा ने बोला, ब्रेन ट्यूमर्स बच्चों में भी हो सकते हैं, अडल्ट्स में भी हो सकते हैं। पीडियाट्रिक एज ग्रुप में, बच्चों की एज ग्रुप में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं। एंड सो उसे आप उस एज में जब आप ट्यूमर्स देखते हैं, वो डिफरेंट वैराइटीज के ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं, उनके डिफरेंट कारण हो सकते हैं। देयर आर सर्टेन जेनेटिक डिजीजेज, जैसे डॉक्टर वर्मा ने बोला, जिसमें ब्रेन ट्यूमर्स हो सकते हैं। तो बच्चों में ब्रेन ट्यूमर्स, मैं ये नहीं बोलूँगा कि बच्चों में ब्रेन ट्यूमर्स आर मोर कॉमन देन अडल्ट्स। बच्चों में ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट टू रियलाइज कि भाई बच्चों में भी ब्रेन ट्यूमर्स हो सकते हैं, ये अडल्ट बीमारी नहीं है। कॉजेज ऑफ ब्रेन ट्यूमर्स कैन डिफर कर सकते हैं पीडियाट्रिक एज ग्रुप में और अडल्ट एज ग्रुप में। जिस तरह से ब्रेन ट्यूमर प्रेजेंट करता है वो भी वेरी कर सकता है यंग एज में एज कम्पेयर टू अडल्ट एज में। जैसे बताया आप, तो हेडेक छोटे बच्चे के लिए बताना मुझे सिर दर्द हो रहा है, इट्स वेरी हार्ड। हाँ, पर जैसे आप तो मिर्गी का दौरा पड़ा, ऑब्वियसली जब एक मिर्गी का दौरा पड़ेगा, पेरेंट्स बच्चे तो लेकर जाएंगे डॉक्टर के पास। उस समय जो भी डॉक्टर होगा वो कोई ना कोई स्कैन कराएगा, कैट स्कैन कराया या MRI कराया, और आप तो ब्रेन ट्यूमर दिखाई दिया। अच्छा, फिर किस तरह का ब्रेन ट्यूमर है, कहाँ है, ये सब चीज़ें उसके बाद जांचें करी जाती हैं, कैसे आपने उससे अप्रोच करना है। सो पीडियाट्रिक एज ग्रुप में जो ट्यूमर्स होते हैं वो यूजुअली डिफरेंट वैरायटी ऑफ ट्यूमर्स होते हैं एज कम्पेयर टू अडल्ट्स, और उनका आउटकम भी डिफरेंट होता है फिर। सो उसमें पीडियाट्रिक एज ग्रुप में ट्यूमर्स थोड़े से डिफरेंट वे में प्रेजेंट कर सकते हैं, एंड मोस्टली डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स होते हैं एज कम्पेयर टू अडल्ट पॉपुलेशन। थैंक यू डॉक्टर नितिन। डॉक्टर कमल, मैं जानना चाहती हूँ कि ब्रेन ट्यूमर के ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं? देखिए, ब्रेन ट्यूमर का जब डायग्नोसिस हो जाता है, जिसमें हमको कुछ टेस्ट करने पड़ते हैं, CT स्कैन, MRI, कभी कभी पेट स्कैन की जरूरत होती है, या कभी कभी हमें शरीर के दूसरे भाग के भी कुछ स्कैन करने होते हैं जानने के लिए कि ट्यूमर कहीं और से ब्रेन की तरफ तो नहीं आया है। वंस वी मेक दिस डायग्नोसिस, तो इसका जो ट्रीटमेंट होता है, सबसे पहला ट्रीटमेंट का जो फर्स्ट स्टेप है वो होता है कि हमें सर्जरी करके इस ट्यूमर को निकालना रहता है। कभी कभी हम इस ट्यूमर को पूरा निकाल पाते हैं, लेकिन कुछ जगह पर ब्रेन के ऐसे भाग में ये ट्यूमर होता है कि जिसको पूरा निकाल पाना बिना नुकसान के संभव नहीं है, तो हम उसमें पार्शियल डिकम्प्रेशन या ट्यूमर डिकम्प्रेशन करते हैं। उसके फायदे क्या हैं? एक तो हम जब ट्यूमर निकालते हैं तो ब्रेन से ट्यूमर का प्रेशर रिलीज हो जाता है, तो प्रेशर की वजह से जो लक्षण हो रहे होते हैं या जो नुकसान हो रहा होता है वो नहीं होता। दूसरे, हमको उस ट्यूमर का बायोप्सी मिल जाता है, उसका हिस्टोपैथोलॉजिकल टाइप मिल जाता है। हम उस ट्यूमर की टाइपिंग कर लेते हैं कि किस तरह का ट्यूमर है, जो हमें फर्दर इलाज में काम करता है। कभी कभी सर्जरी अपने आप में पूर्णतः इलाज हो जाता है। हमने सर्जरी से ट्यूमर निकाला, उस मरीज को जीवन में दोबारा कभी किसी और इलाज की जरूरत नहीं होगी, या वो ट्यूमर वापस भी नहीं आएगा। लेकिन कुछ ट्यूमर है जिसमें हमें ऑपरेशन करने के बाद उसको किसी तरह का अन्य इलाज की भी जरूरत पड़ती है, जैसे कीमोथेरेपी की जरूरत पड़ती है, कभी कभी रेडियोथेरेपी की जरूरत पड़ती है, कुछ ट्यूमर्स में हार्मोनल थेरेपी की भी जरूरत पड़ती है। तो ये सब ट्रीटमेंट मोडालिटीज को अगर मैं सम अप करूं तो सर्जरी फॉलोड बाय रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी, ये एक मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट होता है ब्रेन ट्यूमर का। कुछ ब्रेन ट्यूमर में सर्जरी अपने आप में पूर्ण इलाज है। जी, थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर नितिन, जैसे डॉक्टर कमल ने सर्जरीज की बात की है, तो अगला सवाल ये है कि क्या ब्रेन ट्यूमर को ठीक करने के लिए सर्जरीज हमेशा एक
बेटर ऑप्शन होता है या सर्जरी की जरूरत होती है, या कोई ऐसे केसेस भी होते हैं जिससे बिना सर्जरी के लिए भी ट्रीट किया जा सकता है? मोहिनी, जैसे डॉक्टर कमल ने बताया, यूजुअली जब एक ब्रेन ट्यूमर मिलता है तो फर्स्ट अप्रोच यही होती है कि उससे सर्जरी करकर उसे डीकम्प्रेस किया जाए। एंड जैसे ही इज अ न्यूरोसर्जन, उन्होंने बताया कि एम होती है न्यूरोसर्जन की कि अगर मैं पूरा ट्यूमर निकाल सकता हूँ तो निकाल दूँ। दैट इज कॉल्ड ग्रॉस टोटल रिसेक्शन। मतलब आप जितना ट्यूमर देख रहे हैं, आपने पूरा ट्यूमर बाहर निकाल दिया। एंड उनने एक और पॉइंट बोला कि कई ट्यूमर्स होते हैं, स्पेशली बिनाइन ट्यूमर्स, उनमें अगर आप पूरा ट्यूमर निकाल सकते हैं, दैट इज द एंड। आपने पेशेंट तो उसके बाद पेशेंट को कोई रेडिएशन नहीं चाहिए, कोई कीमोथेरेपी नहीं चाहिए। पर भगवान ने कई चीज़ें डिफिकल्ट बनाई हैं। सपोज ट्यूमर आपका ऐसी लोकेशन में है जैसे स्पीच सेंटर में पड़ा हुआ है, या जहाँ मोटर एरिया है, जहाँ आपके हैंड मूवमेंट्स हैं। अदर डॉक्टर कमल अंदर गए और पूरा ट्यूमर निकाल दिया, तो पेशेंट जब बाहर निकलेगा सर्जरी के, पेशेंट विल नॉट बी एबल टू स्पीक, या आर्म में वीकनेस आ जाएगी। सो समटाइम्स पूरा ट्यूमर निकल नहीं सकता, तो उसे कहते हैं सब टोटल रिसेक्शन। मतलब जितना हम सेफली निकाल सकते हैं, द सर्जन विल टेक द ट्यूमर आउट। अच्छा, जब आपने सब टोटल रिसेक्शन करी है ना, तो ट्यूमर वहाँ माइक्रोस्कोपिक ट्यूमर अभी भी पड़ा होता है उस बेड में, तो आपने आइदर उससे वहाँ रेडिएशन देनी है या कीमोथेरेपी देनी है, कि आपने उस ट्यूमर सेल्स को ख़त्म करने हैं। अच्छा, बात वहाँ यूजुअली फिनिश नहीं होती। उसके बाद इन पेशेंट्स को फॉलो किया जाता है पीरियोडिकली। आप मे बी हर 3 मंथ्स में MRI रिपीट किया जा रहा है कि भाई ट्यूमर वापस तो नहीं आ रहा। तो पेशेंट्स यूजुअली फॉलोड अप होते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन फॉलो अप करता है देखने के लिए भी ट्यूमर वापस आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर वापस आने लग जाता है, फिर अब क्या करना है? फिर से सर्जरी करनी है, रेडिएशन देनी है, क्या करना है? आपने एक और क्वेश्चन पूछा था। देखिए, कई ट्यूमर्स, एक होता है प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर, मतलब ट्यूमर ब्रेन में ही है। फार मोर कॉमन होता है व्हाट इज कॉल्ड मेटास्टैटिक ब्रेन ट्यूमर। ट्यूमर बाहर से ब्रेन में गया है, जैसे लंग से गया है, या आपके ब्रेस्ट कैंसर ब्रेन में बड़ा कॉमनली जाता है। यूजुअली जब मेटास्टैटिक ट्यूमर होता है ना, वो एक ट्यूमर नहीं होता, ब्रेन में मल्टीपल ट्यूमर्स होंगे, 5-6 ट्यूमर पड़े हुए हैं। अब आप 5-6 ट्यूमर्स तो सब तो सर्जरी तो नहीं करोगे ना, देन उसमें अप्रोच चेंज हो जाती है। मे बी अप्रोच होगी कि भाई आप रेडिएशन ही करेंगे, क्योंकि इतने सारे वहाँ ट्यूमर्स हैं कि अब रेडिएशन करते इसको कंट्रोल किया जाएगा, या हार्मोनल थेरेपी मेंशन किया था। तो यूजुअली आपके ऑडियंस को समझना चाहिए कि एक तो पहले फिगर आउट करते हैं ट्यूमर है, कैसा ट्यूमर है, और कितने ट्यूमर्स हैं, लोकेशन क्या है ब्रेन में, वो सब डिटरमिन करता है अप्रोच क्या होगी। वेदर सर्जरी अप्रोच होगी कि सर्जरी प्लस फॉलोड बाय रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी होगी, कि या हम सिर्फ रेडिएशन कर रहे हैं, होल ब्रेन रेडिएशन, पूरे ब्रेन को रेडिएट कर रहे हैं। तो यूजुअली ये डिसीजन होते हैं ना, ये ग्रुप में लिया जाता है। एक होता है ट्यूमर बोर्ड, बड़े हॉस्पिटल्स में ट्यूमर बोर्ड बैठता है, जिसमें न्यूरोसर्जन्स होंगे, न्यूरोलॉजिस्ट होंगे, रेडिएशन वाले डॉक्टर्स होंगे, वो सब फिर देखेंगे और एक प्लान बनता है कि भाई इस पेशेंट के इस ट्यूमर को कैसे हमने मैनेज करना है। कोई 2 ट्यूमर सेम नहीं होते, अप्रोच हैज टू बी मेड स्पेसिफिक। हर पेशेंट के लिए अप्रोच थोड़ी डिफरेंट हो सकती है। थैंक यू डॉक्टर नितिन। तो आपने बहुत अच्छे से समझाया है कि ये जानना बहुत जरूरी है कि किस तरीके का ट्यूमर है, और उसी हिसाब से सर्जरीज की जाती हैं, और मेनली कुछ ट्यूमर्स को विदाउट सर्जरी भी हम ट्रीट कर सकते हैं। सो डॉक्टर, जैसे कि हम सुनते हैं ब्रेन सर्जरी काफी रिस्की होती है, और ब्रेन सर्जरी के बाद पेशेंट्स को काफी चैलेंजेस फेस करने होते हैं। तो मेजरली क्या चैलेंजेस होते हैं जो पेशेंट के साथ साथ फैमिली मेंबर्स के लिए भी होते हैं? अगर हम ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी के बारे में बात करें, तो मैं आपको बताऊंगा कि पिछले 1 दशक में ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी में बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ गए हैं। एक जमाने में जब ब्रेन ट्यूमर बहुत घातक माना जाता था कि इसके सर्जरी के बाद शायद सर्वाइवल भी नहीं हो पाएगा, या अधरंग हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा, वो अब ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी में इतने एडवांसमेंट हो गए हैं, कभी कभी जो ट्यूमर हमारे ऐसे इंपॉर्टेंट एरियाज में होते हैं जहां से हमारा जुबान कंट्रोल होता है या किसी हाथ पैर की ताकत कंट्रोल होती है, तो हम इन केसेस को जागते में ऑपरेशन करते हैं, जिसको हम अवेक सर्जरी बोलते हैं। हम मरीज के सिर से उसका ट्यूमर निकाल रहे होते हैं और उसी समय अपने लैपटॉप के ऊपर काम कर रहा होता है, अपने परिवार के साथ फोन पे बात कर रहा होता है, या हम उसको डिफरेंट टास्क देते हैं जो टास्क वो अपनी सर्जरी के होता है, जिस देख सकते हैं कि उसे कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है ऑपरेशन के दौरान।
तो अवेक सर्जरी एक बहुत कॉमन डन प्रोसीजर है आज के जमाने में। दूसरी टेक्नोलॉजी की बात अगर मैं करूं तो हम इंट्रा ऑपरेटिव नेविगेशन से ऑपरेशन करते हैं। जैसे आपकी कार में जीपीएस लगा होता है, आपको आज एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो आप जीपीएस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। इसी तरह से हमारे ऑपरेशन थिएटर के अंदर भी जीपीएस नेटवर्क बना दिया जाता है और मरीज के दिमाग में मैं जहां पर भी ऑपरेशन करता हूं, मेरे औजार उसकी एमआरआई के ऊपर एक बड़ी स्क्रीन पे साफ नजर आते हैं कि ब्रेन के किस हिस्से में मैं जा रहा हूं। इस इंट्रा ऑपरेटिव नेविगेशन से जब मैं ऑपरेशन करता हूं तो मैं नॉर्मल ब्रेन को डैमेज नहीं करता हूं। मेरे को सर्जरी के दौरान मालूम पड़ जाता है कि मैं पूरे ट्यूमर को निकाल पाया हूं कि नहीं निकाल पाया हूं। मेरा ब्लड लॉस कम हो जाता है, मरीज के सिर के ऊपर चीरा भी बहुत कम हो जाता है। तो बहुत सी टेक्निकल एडवांसमेंट आ गई हैं जिससे ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी अब बहुत ज्यादा सेफ हो गई है। अगर हम बात करें पोस्ट ऑपरेटिव केयर की, तो पोस्ट ऑपरेटिव केयर में जो मेन केयर है ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट की, वो है एक तो अपनी दवाइयां बराबर समय से लेना ताकि दौरा ना पड़े, और दूसरी मेजर इंपॉर्टेंट जो उसको इंस्ट्रक्शन दी जाती है एक्सरसाइज एंड रिहेबिलिटेशन। जब ट्यूमर के कारण किसी हाथ पैर में कमजोरी आ जाती है, बहुत ज्यादा फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज की जरूरत पड़ती है जिससे उसकी वो ताकत वापस आ सके। डाइट में ऐसा कोई मेजर रिस्ट्रिक्शंस हम कभी अपने ब्रेन ट्यूमर के मरीज को नहीं देते। साइकोलॉजिकल सपोर्ट बहुत जरूरी होती है ब्रेन ट्यूमर के मरीज को भी और उसके परिवार को भी। उनके अंदर बहुत भय होता है कि मेरे को ब्रेन ट्यूमर हो गया, मैं अपना नॉर्मल जीवन जी पाऊंगा या नहीं जी पाऊंगा। तो समझना पड़ता है, उनको बहुत काउंसलिंग करना पड़ता है कि ब्रेन ट्यूमर अन्य बीमारियों की तरह एक बीमारी है और इसका इलाज संभव है, आप अपना नॉर्मल जीवन जी सकते हैं। जी डॉक्टर। सो डॉक्टर नितिन, इसी में मेरा एक सवाल ये भी है कि जैसे डॉक्टर कमल ने बताया कि सर्जरी के बाद पेशेंट्स नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, लेकिन उसके बाद की जो आप बोल सकते हैं प्रिकॉशंस, जैसे एक्सरसाइजेस होती हैं, जैसे मैंने मेंशन किया था ईटिंग हैबिट्स, तो ये सारी जो चीजें हैं इसमें क्या जरूरी है और कौन कौन से ऐसे प्रिकॉशंस हैं जो मेजरली ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट्स को आफ्टर सर्जरी लेने चाहिए? सो मोहिनी, ब्रेन ट्यूमर सर्जरी के बाद जैसे मैंने बताया, कभी कभी सर्जरी तो हो गई है, उसके बाद कोर्स ऑफ रेडिएशन होगा या कोर्स ऑफ कीमोथेरेपी चलेगी। सो वो कोर्स होता है, मे बी वो जैसे सपोज एवरी मंथ पेशेंट तो जाना है रेडिएशन या कीमोथेरेपी के लिए, 6 महीने तक कैसे कोर्स चल रहा है। तो एक तो ये होता है कि आपने जो कोर्स आपका कीमोथेरेपी या रेडिएशन का चल रहा है। सो ऑब्वियसली एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि पेशेंट तो अपनी हेल्थ मेंटेन करते रखनी है। आप ब्रेन ट्यूमर से फाइट कर रहे हैं, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। सो डाइट का रोल आता है, डेफिनेटली आपने जैसे बोला डाइट का रोल होता है कि मेंटेन योर गुड हेल्थ। अच्छी डाइट लीजिए, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स जो आप ले रहे हैं, वेजिटेबल्स लीजिए। डॉक्टर कमल ने ऑलरेडी बताया वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि यूजुअली सर्जरी के बाद थोड़ी सी वीकनेस आती है, मे बी एक साइड में वीकनेस आई है तो फिजिकल थेरेपी शुरू हो जाती है। तो फिजिकल थेरेपी में जाना है, जो आप तो वीकनेस आई है सर्जरी के बाद उससे रिकवर करनी है आपने। तो आप पेशेंट आते बोले एक महीने के बाद आई एम बैक टू बेस लाइन, मैं वापस आ गया हूँ, मेरी पूरी स्ट्रेंथ वापस आ गई है। सो फिजिकल थेरेपी आपकी चलती रहती है। थर्डली, पेशेंट्स ब्रेन ट्यूमर के कई मेडिसिन पर होते हैं, जैसे थोड़े स्टेरॉइड्स पर होंगे सूजन तो कम रखने के लिए, वो कब तक चलानी है। स्टेरॉइड्स से अपनी प्रॉब्लम होती है, जब आप स्टेरॉइड्स ले रहे होते हैं, अगर आप तो डायबिटीज़ है, आपकी शुगर ऊपर नीचे जाने लग जाती है, तो भाई आपने अपना, अगर आप डायबिटिक हैं आपने अपना शुगर कंट्रोल रखना है। अगर आप हाइपरटेंसिव हैं, आप तो ब्लड प्रेशर की बीमारी है, तो आप ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ढंग से ले रहे हो। तो ये प्रिकॉशंस बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक और चीज़ जैसे डॉक्टर वर्मा ने ये भी अलूड करी थी कि भाई पेशेंट दौरे की दवाई पर होते हैं कि भाई दौड़ा ना पड़े, बिकॉज ब्रेन आपका इरिटेट हुआ है, ट्यूमर ने ब्रेन तो इरिटेट किया है, सर्जन अंदर गया है, तो आपकी दौरे की दवाई चलेगी प्रॉब्ली 6 महीने तक, वो दवाई चलेगी भी दौड़ा ना पड़े। तो डाइट, एक्सरसाइज, मेडिसिन जो आप ले रहे हैं, वेदर आप अपनी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले रहे हैं, हाई ब्लड प्रेशर थी, डायबिटीज़ थी, वो कैसे इफेक्ट हो रही हैं, उनसे एडजस्ट करना है नहीं एडजस्ट करना, ये सब चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। साथ में पेशेंट्स जो होते हैं, अगर वो पेशेंट स्टेबल रह रहा है, उसके फॉलोअप MRI जो कराए जा रहे हैं उसमें ट्यूमर वापस नहीं आ रहा, पेशेंट की रिकवरी अच्छी हो रही है, वेरी इंपॉर्टेंट। सर्जरी के बाद एक चीज़ जो होती है कहीं थोड़ा सा इन्फेक्शन तो नहीं हो गई है, इन्फेक्शन का कंट्रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सो पेशेंट्स तो आपने अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है,
जितना आप इम्यूनिटी बढ़ाएंगे बेटर है। मैं जैसे आई एम वेरी पर्टिकुलर की ब्रेन हेल्थ के बारे में, स्मोकिंग आप करना फिर से शुरू कर दिया आपने, ब्रेन ट्यूमर, अभी ब्रेन ट्यूमर से निकले आप फिर से स्मोकिंग कर रहे हैं, आप देखिए इसका कोई बेनिफिट नहीं है कि आप स्मोकिंग फिर से शुरू कर दें, या आप अल्कोहल ले रहे हैं। तो आपने ऑब्वियसली डाइट, तो हेल्थी डाइट पर जाना है कि भाई मैं एक ब्रेन ट्यूमर से फाइट कर रहा हूँ, ऐसी इन्वायरमेंट बनाऊं कि एवरीथिंग अच्छा हो। ब्रेन तो आप नरिशमेंट दे रहे हैं, न्यूट्रिशन दे रहे हैं, स्ट्रेस तो कम रख रहे हैं, ऑल द फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई आपकी हेल्दी रिकवरी हो। जी डॉक्टर, ये जो मेन पॉइंट्स आपने हाईलाइट किए हैं कि डाइट लेना बहुत अच्छा है, स्ट्रेस कम करना है, अगर स्मोकिंग हैबिट्स हैं उनको कम करना है। सर इसी में मेरा स्लाइड क्वेश्चन ये भी है कि लाइफ कितने टाइम बाद नॉर्मल हो जाती है? लाइक किसी अगर पेशेंट की ब्रेन सर्जरी हुई है, ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी हुई है, तो कितने टाइम बाद एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ जी सकते हैं, अपने रेगुलर रूटीन में आ सकते हैं? विनी, ये जान के आपको हैरानी होगी, जैसा सोचने में आता है कि ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी के बाद रिकवरी में और नॉर्मल लाइफ में आने में बहुत समय लगता है। कुछ ट्यूमर ऐसे होते हैं जिनमें हम मरीज को 3 या 4 दिन के बाद अपने नॉर्मल लाइफ में छोड़िए ऑफिस जाना शुरू कर देते हैं। मरीज का सर्जरी हुआ है, उसके 3 या 4 दिन के बाद ही कैन बी बैक टू हिज ऑफिस वर्क ऑल्सो। दूरबीन से सर्जरी किया जाता है, नाक के जरिए या किसी और छोटे रास्ते से हम जाकर के उसके ट्यूमर को निकाल देते हैं। लेकिन अगर हम एक रूटीन बड़े ब्रेन ट्यूमर जिससे हम बात करते हैं, तो उसका फिजिकल थेरेपी और एक्सरसाइज तो नेक्स्ट डे ऑफ सर्जरी से स्टार्ट हो जाता है। 2 या 3 दिन में हम उन्हें घर भेज देते हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि करीबन 10 दिन के बाद जब उनके कुछ स्टिचेस हैं वो निकल जाएंगे और उनका थोड़ा फिजिकल स्ट्रेंथ वापस आ जाएगा, तो मे बी बाय द एंड ऑफ सेकेंड वीक ही शुड बी बैक टू हिज नॉर्मल एक्टिविटीज, जिसमें उसकी मेंटल स्ट्रेंथ भी जरूरी है, उनके परिवार का सपोर्ट बहुत जरूरी है, उनको एक न्यूट्रिशियस डाइट जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हों, जिसमें अच्छे विटामिन्स हों जो उनकी ब्रेन ग्रोथ में हेल्प करे, वो जरूरी है, एक्सरसाइजेज जरूरी है। तो मे बी अ मैटर ऑफ अबाउट 2 वीक्स जिसमें हम सोचते हैं कि मरीज अपने नॉर्मल एक्टिविटीज में वापस से आ जाए। थैंक यू डॉक्टर नितिन, हमने एक सवाल किया था कि अलग अलग तरीके के ट्यूमर्स होते हैं। सो काफी सारे केसेस में ये भी माना जाता है कि ट्यूमर रिलैप्स हो जाता है, मतलब वापस आ जाता है। सो इसकी क्या वजह होती है और मतलब ये कितने परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स में देखा जाता है कि जो ब्रेन ट्यूमर है वो रिलैप्स हो गया? एक कॉमन ब्रेन ट्यूमर होता है प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर, मतलब ब्रेन के अंदर से ही ट्यूमर ग्रो करता है, उसे हम कहते हैं ग्लियोमा। ग्लियोमा मोस्ट कॉमन प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर माना जाता है, अराउंड द वर्ल्ड होता है, इंडिया में होगा, मैं अमेरिका में भी काम करता हूँ, अमेरिका में बड़ा कॉमन होता है। ट्यूमर के ना ग्रेड्स होते हैं, तो जैसे ग्लियोमा के 4 ग्रेड हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 को जो ग्लियोमा होते हैं उन्हें कहते हैं लो ग्रेड ग्लियोमास। लो ग्रेड ग्लियोमास मीन्स कि भाई वो इतना एग्रेसिव ट्यूमर नहीं है, आपने ट्यूमर निकाल दिया एक बार तो भगवान की दया से फिर से नहीं आएगा। और अगर आपका जैसे जब ट्यूमर बाहर निकाला जाता है ना, उसको पैथोलॉजिस्ट माइक्रोस्कोप के अंदर देखता है या देखती है, वो पैथोलॉजिस्ट बताता है कि भाई ये किस तरह का ट्यूमर है, ये ग्लियोमा है, ये ग्रेड 3 ग्लियोमा है या ग्रेड 4 ग्लियोमा है। तो अगर आपका ग्लियोमा जैसे ट्यूमर अगर हम बात करें और अगर हाई ग्रेड ग्लियोमा है, ऑलरेडी एज न्यूरोलॉजिस्ट एंड न्यूरोसर्जन हमें पता होता है कि भाई ये ट्यूमर लाइकली वापस आएगा, उसकी नेचुरल हिस्ट्री ऐसी है कि ये ट्यूमर एग्रेसिव ट्यूमर है, इसने वापस आना ही आना है, इसने आपने पेशेंट को दुखी करना है। तो ऑब्वियसली फिर हमारा प्लान होता है कि उस ट्यूमर को बड़ा क्लोजली फॉलो किया जाए। जैसे आप बोलो कि भाई मैं एमआरआई रिपीट कराऊंगा एवरी 3 मंथ्स, हर 3 मंथ्स में आपने एमआरआई फिर से करना है। जैसे ही मुझे लगे कि ट्यूमर वापस आ रहा है, मैंने फिर से उस ट्यूमर को ट्रीट करना है, वेदर मैं रेडिएशन दूं, कीमोथेरेपी दूं। तो आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, बिकॉज कई पेशेंट्स आते हैं और सपोज हमारे पेशेंट्स एजुकेटेड नहीं हैं, गांव से आ रहे हैं, उनने सोचा कि भाई सर्जरी हो गई अब सब कुछ खत्म, घर जाते हैं रिलैक्स करते हैं। नहीं, आपने थोड़ा फॉलो अप में रहना है, वेदर आप अपने न्यूरोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, न्यूरो सर्जन के पास जा रहे हैं, भाई ट्यूमर तो फॉलो करना है कि अदर डॉक्टर ने क्या बोला था, किस तरह का ट्यूमर है। आप तो क्लीन चिट दी थी कि बोला था नहीं फॉलो अप के लिए आना है, 3 मंथ्स के बाद एमआरआई करानी है। तो फॉलो अप बड़ा इंपॉर्टेंट होता है एंड आई थिंक ये हमने एम्फसाइज करना है, स्पेशली जो पॉपुलेशन है जो गांव से आ रही है, मे बी इतनी एजुकेटेड नहीं है, वो मे बी वो अंडरस्टैंड नहीं कर रहे भी ये किस तरह का ट्यूमर है, कैसे बिहेव करेगा। एग्रेसिव ब्रेन ट्यूमर जो होते हैं पैथोलॉजी में, वो ट्यूमर्स यूजुअली वापस आएंगे
और कई ट्यूमर्स बड़े एग्रेसिव होते हैं। तो इसका इम्पोर्टेंस होता है, जो आपने क्वेश्चन पूछा है, फॉलो अप। डॉक्टर के पास फिर से फॉलो अप के लिए जाइए, बिकॉज अगर आप ट्यूमर वापस आना शुरू हो रहा है, आप उसे अर्ली स्टेज पर फिर से पकड़ना चाहते हो, लेट स्टेज पर नहीं। जी, थैंक यू डॉक्टर नितिन। ये बहुत ज़रूरी एडवाइस था कि फॉलो अप बहुत ज़रूरी है, और क्योंकि बहुत से केसेस में ये रिलैप्स भी होता है, तो ये बहुत अच्छा एडवाइस आपने दिया है। इसी के साथ डॉक्टर कमल, इसमें मेरा एक और क्वेश्चन ये है कि जो सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर है वो क्या होता है? मोहिनी, सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर होता है जिसका प्राइमरी कैंसर या प्राइमरी ट्यूमर शरीर के किसी और भाग में है, लंग में है, प्रोस्टेट में है, या फिर आपके पेट में है, या ब्रेस्ट कैंसर होता है, या हेड एंड नेक कैंसर होता है, थायराइड कैंसर होता है। जब प्राइमरी कैंसर यहाँ है और ये यहाँ से फैल करके ब्रेन में इसके सेल्स आ जाते हैं और वहां पर ये ग्रो करना शुरू करता है, उसको कहते हैं सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर। तो उसमें हमें ब्रेन ट्यूमर का इलाज तो करना है, पर साथ में उसकी जो प्राइमरी साइट थी उस साइट का इलाज करना भी जरूरी है। हमको उसको होल बॉडी को मैनेज करना है, खाली ब्रेन ट्यूमर वाले हिस्से को मैनेज नहीं करना है। सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर ऑलरेडी क्योंकि ब्रेन में आ गए हैं अपनी दूसरी जगह से, तो ये ऑलरेडी ग्रेड 4 ट्यूमर माने जाते हैं, मेटास्टेटाइज्ड ट्यूमर माने जाते हैं। तो इनके इलाज में ब्रेन के साथ साथ दूसरी जो साइट्स हैं, हमको पेट सीटी करके देखना रहता है कि पूरे शरीर में और कहीं पर फैलाव तो नहीं है उस ट्यूमर का। तो अगर कहीं फैलाव है तो उसको वहां से भी कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। जहां तक बहुत रेगुलरली वापस अपने डॉक्टर के पास आकर के तरह तरह के टाइम के बाद, 3 महीना बाद, 6 महीना बाद, जैसे भी उसको एडवाइस किया जाए, अपने स्कैन वापस कराने हैं, ताकि अगर उसका सेकेंडरी ट्यूमर वापस आ रहा है, दोबारा आ रहा है, तो उसको टाइम से पकड़ा जा सके। इसी सब अवेयरनेस की वजह से ही आज हम ब्रेन ट्यूमर डे की बात कर रहे हैं। जो ब्रेन ट्यूमर डे है, जो हम लोग हर साल 8 जून को मनाते हैं सन 2000 से, ये उसकी 24वीं एनिवर्सरी होगी। तो इस डे का मकसद ये है कि हम सोसाइटी में, समाज में ब्रेन ट्यूमर, उसके लक्षण, उसके इलाज और जो आधुनिक तकनीक की डेवलपमेंट हो गई है, जो एडवांसमेंट हो गई है, वो समाज तक बता सकें। जी डॉक्टर। डॉक्टर कमल एंड डॉक्टर नितिन, थैंक यू सो मच। डॉक्टर, ये वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे के मौके पर एक कोई स्पेशल टिप या मैसेज आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे? डॉक्टर कमल। स्पेशल मैसेज जो ब्रेन ट्यूमर डे पर मैं आम जनता को, समाज को देना चाहूंगा कि हमें अपने शरीर को, अपने दिमाग को, अपने मस्तिष्क को बहुत कैजुअली नहीं लेना चाहिए। हमको अपने आप का ख्याल रखना है। हमारे पास जो लक्षण होते हैं, जो भगवान ने हमको एक दिमाग दिया है जिससे हम सोच सकते हैं, तो अगर हमें कुछ लक्षण है, कुछ सर में दर्द है, कोई और प्रॉब्लम है, तो इन प्रॉब्लम्स को लाइटली नहीं लें। इसको जरूर निकट के डॉक्टर के पास जाकर के दिखाएं, जो भी जरूरी जांच है उसको कराएं। अपने शरीर को कभी भी लाइटली ना लें। बुरी आदतों से बचें, स्मोकिंग, अल्कोहल, इसका सेवन जितना दूर रख सके अपने से दूर रखें। एक्सरसाइज, हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, मेंटली अपने आप को पॉजिटिव रखें, परिवार के साथ जुड़े रहें, अच्छी आदतें अपने आप में डालें, और उसके बाद भी अगर कोई लक्षण होता है तो उसको तुरंत इलाज कराएं। हमने देखा है कि हम अपने ही शरीर को सबसे ज्यादा कैजुअल, सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं, उसका ख्याल नहीं रखते हैं। वही वजह है कि हम अपनी बीमारी को कभी कभी बहुत बढ़ा करके पहुंचते हैं। तो प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक सम टाइम, डिवोट सम टाइम टुवर्ड योर फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ। डॉक्टर नितिन, आप कुछ कहना चाहेंगे? मोहिनी, मेन चीज जो व्यूअर्स को समझनी चाहिए थी, भाई इंडिया की पॉपुलेशन काफ़ी बड़ी है, ब्रेन ट्यूमर्स कॉमन प्रॉब्लम है। आप कोई भी बिजी न्यूरोलॉजिस्ट ओपीडी में जाइए, बड़ी हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में, आप कई पेशेंट देखेंगे जिन्हें ब्रेन ट्यूमर्स हैं। डिफरेंट तरह के ब्रेन ट्यूमर्स हो सकते हैं। जैसे हमने डिस्कस किया, बिनाइन ब्रेन ट्यूमर्स हो सकते हैं, मतलब ट्यूमर बड़ा बिनाइन है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, एग्रेसिव नहीं है, ब्रेन तो डैमेज नहीं कर रहा। जो बिनाइन ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं उन्हें यूजुअली पूरा आप निकाल सकते हो। एक बार निकाल दिया आपने, सर्जरी करते, पेशेंट की नॉर्मल लाइफ होगी, नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगी। अगर भगवान चाहते हैं कि 85 ईयर्स से आप जियो, आप 85 ईयर्स से जियोगे। कई ऐसे ट्यूमर्स होते हैं जो एग्रेसिव होते हैं, मैलिग्नेंट होते हैं, वेदर वो ब्रेन के अंदर से आ रहे हैं, जैसे एग्रेसिव ग्लियोमा हो गया, या मेटास्टैटिक ट्यूमर है जैसे ब्रेस्ट कैंसर ब्रेन में चला गया है। अब ऑलरेडी वो ट्यूमर इतना एडवांस हो गया है, स्टेज 4 पर पहुंच गया है। उसमें वाइल हमारे पास ऑप्शंस हैं कि भाई सर्जरी करी जाए, रेडिएशन करी जाए, कीमोथेरेपी करी जाए,
पर पेशेंट की लाइफ एक्सपेक्टेंसी इफेक्ट हो जाती है। पेशेंट्स अदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी 80 इयर्स है, मे बी पेशेंट इतना साल नहीं जिएगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ब्रेन ट्यूमर की ट्रीटमेंट चीप नहीं है। आप पहले एक सर्जरी देख रहे हैं, उसमें आपका 4-5 लाख रुपीस लग रहा है, उसके बाद रेडिएशन है, कीमोथेरेपी है। बड़ा इंपॉर्टेंट है एम्फसाइज करना, सब लोग ये अफोर्ड नहीं कर सकते। आपके विलेज से जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो इतने कॉस्ट नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। तो भाई आई थिंक अवेयरनेस तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, किस वे में अगर हम सरकारी अस्पताल में रिसोर्सेज और अवेलेबल करा रहे हैं कि भाई इन सब इंडिया की जो वास्ट पॉपुलेशन है, इवन जो विलेजर है जो आ रहा है उससे ब्रेन ट्यूमर है, उसकी भी उतनी अच्छी देखभाल हो एज कम्पेयर टू किसी पास जिसके पास इंश्योरेंस है, पैसे हैं। ब्रेन ट्यूमर की ट्रीटमेंट सस्ती नहीं होती। आप एक सर्जरी बात करें, रेडिएशन, कीमोथेरेपी, छोटे छोटे शहरों में ये सब फैसिलिटीज नहीं होती। तो ये वाइल हम बड़े शहर की बात कर रहे हैं, दिल्ली की, मे बी ट्रीटमेंट इज एज गुड। आप बोलो जैसे मैं यूएसए में काम करता हूँ, न्यूयॉर्क में काम करता हूँ, तो यहाँ वो सब फैसिलिटीज हैं जो आपको न्यूयॉर्क में मिलेंगी, यस, पर दिल्ली से बाहर जाऊंगा तो नहीं मिलेंगी ना। सो इम्पॉर्टेंट टू हाईलाइट कि भैया हमें और काम करना है, अवेयरनेस करनी है, एट द सेम टाइम रिसोर्सेज होने चाहिए कि भाई जो हमारी पॉपुलेशन, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है जिसमें ब्रेन ट्यूमर के इतने सारे पेशेंट हैं, हाउ कैन वी मैनेज देम वेल, कि उन सब की इक्वल अच्छी तरह से देखभाल की जाए। थैंक यू डॉक्टर नितिन, थैंक यू डॉक्टर कमल। बहुत अच्छे से आपने समझाया कि ब्रेन ट्यूमर्स के लिए हमें कौन कौन से फैक्ट्स हैं जिनके बारे में जानना चाहिए, कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो ये था हमारा खास स्वास्थ्य चर्चा का सेगमेंट ब्रेन ट्यूमर के बारे में। ऐसे ही खास सेगमेंट्स हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है। सो अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेगमेंट में।